हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भूतिया जंगल की चुड़ैल पार्ट 3 में आपने सुना कि सिराज मरियम को अपने घर ले जाता है और अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि मरियम के माँ बाप को उसके गांव के प्रधान ने मार दिया है और उसके घर पे और उसके ज़मीन पे उसकी नज़र है और मरियम पे भी बुरी नज़र है। और उसके भाई को रास्ते में मरियम को लाते वक्त कुछ गांव वालों और प्रधान के आदमी ने मिलकर उसे मार दिया। किसी तरह बच के वो यहाँ आते हैं और आते ही सारी बात वो घर वाले सिराज की माँ मरियम को अपने साथ रूम में ले जाती है सुलाने के लिए और सिराज अपने कमरे में चला जाता है सोने। अब आगे सुबह जब सिराज की आँख खुलती है तो सारी घटना उसके आंखों के सामने आ जाती है। सिराज, मैं अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रहा था और सोच रहा था मैंने और मरियम ने जो झूठ घर वालों से बोला है, घर वालों ने हमारे झूठ को सच मान लिया है। सच तो ये है, अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी भी था इसलिए कि मैंने अपने अब्बा और अम्मी से झूठ बोला। कल उन्हें सच्चाई पता लगेगी तो उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। लेकिन अपने मोहब्बत के आगे मैं मजबूर था। सोच रहा था कि मोहब्बत में तो पता नहीं लोग क्या क्या कर लेते हैं। मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। थोड़ी ही देर बाद मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे कहा, सिराज नहा धोकर तुम कमरे में आ जाओ, मुझे और तुम्हारे अब्बा को तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं घबरा गया। मैंने माँ से पूछा, खैरियत तो है? माँ ने कहा, हाँ बेटा खैरियत है, बस तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मैं तैयार होने के लिए चला गया। 15 मिनट बाद मैं अपनी अम्मी के सामने हाजिर था। अम्मी ने मुझे एक दूसरे कमरे में बुलाया था। मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ अम्मी और अब्बा के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही मैं अंदर आया मेरे अब्बा ने अम्मी को कुछ इशारा किया और मेरी अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने घबरा के पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? क्योंकि मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कहीं अम्मी और अब्बा को मेरे झूठ का तो पता नहीं चल गया। रात में मरियम ने सब बता तो नहीं दिया इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया हो। ये सोचकर मेरे माथे पर पसीना आ गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैंने सोचा आगे क्या होता है देखते हैं, पहले पता तो चले बात क्या है। सबसे पहले मेरे अब्बा मुझसे मुखातिब हुए, बोले, सिराज सच बताना, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? तुमने जो हमें बात बताई है क्या वाकई वो बात सच है? मैंने कहा, हाँ अब्बा 100% सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? अब्बा ने हाँ में सर मिलाया। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा, सिराज झूठ मत बोलना बेटा, सच बताना, क्या वाकई ये सारी बातें सच्ची है जो तुमने हमें बताई है? मैंने अम्मा से कहा, हाँ अम्मा ये बातें 100% सच है, भला मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा? फिर मेरे अब्बा बोले, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है सिराज, कल रात हमारी मरियम से बातचीत हुई थी, वो बहुत ही रो रही थी। हमने उसे बहुत समझाया मगर बेटा हम मोहल्ले वालों को क्या कहेंगे, वो हमसे जब सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसलिए कल रात हमने बहुत सोचा। उसके बाद अब्बा ने अम्मी की तरफ इशारा किया। अम्मी ने मुझसे कहा, बेटा हमने सोचा है कि हम मोहल्ले वालों को मरियम को अपनी दूर की रिश्तेदार बता देंगे और मोहल्ले वाले हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है बेटा, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। मैं देख रहा था कि अम्मी के चेहरे पर मरियम के लिए बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी थी। मैं उनकी बात सुनता रहा। उसके बाद अम्मी चुप हो गई। ऐसा लग रहा था मानो मैं कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हम जानते हैं कि अभी तुम्हारी कम उम्र है, तुमने अभी इंटर ही पास किया है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी उम्र 18 है या 19 साल ही होगी, मगर फिर भी तुम्हारी उम्र शादी की तो है। हम ये भी जानते हैं तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। मैंने अम्मी से पूछा, क्या बात है? हमें आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीधा सीधा कहिए, आप लोग खुलकर कह सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अम्मी ने कहा, बेटा हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बू और मैंने फैसला किया है कि मरियम से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए
और ये निकाह सादा होगा, बस कुछ रिश्तेदार शामिल होंगे और मैं उन रिश्तेदारों से कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। इस तरह वो लड़की मेरी बहू बन जाएगी और तमाम खतरों से बच जाएगी। अगर हम उससे ज़्यादा दिन तक अपने घर में रखेंगे तो मोहल्ले वाले सवाल करने लगेंगे कि जवान बेटा है और ये लड़की पता नहीं कौन है। अगर हम रिश्तेदार भी बताते हैं तो कोई रिश्तेदार ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। हम मोहल्ले वालों से ज़्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, अगर उसका भाई जिंदा होता तो फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, लेकिन बेटा वो लड़की अनाथ है, पूरी तरह से अब अकेली हो गई है। वो बच्ची यतीम हो गई है बेटा, और किसी यतीम का साथ देना बहुत सवाब का काम है बेटा, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है, फैसला तुम्हें करना है। बेटा ये सुनकर मेरे मन में रसगुल्ले फूटने लगे। मैं तो यही चाहता था। मैं तो सोच रहा था कि मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यहाँ तो मेरे माँ बाप खुद राजी हो गए शादी के लिए। मैंने बहुत फिक्र वाली शक्ल बनाकर कहा, ठीक है, आप लोग का जैसा भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। और फिर ये फैसला हुआ कि ये निकाह आज ही कर दी जाए और मोहल्ले वालों के यहाँ पर मिठाई बांट दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। शाम तक हमारा निकाह हो गया। मोहल्ले वालों ने थोड़े बहुत सवाल करे, मगर अम्मी जान ने सबको समझा दिया। उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता था, पर मोहल्ले वाले चेहरे से मुतमईन दिखे, ये देखकर मुझे तसल्ली हो गई। मेरे लिए एक कमरा सजा दिया गया था और मेरे सामने मेरी मोहब्बत बैठी हुई थी, शर्माई हुई सी। आज हमारी सुहागरात थी। मैं मरियम के पास गया और मैंने उसका हाथ पकड़ कर उससे कहा, मरियम, यकीन नहीं होता कि तुम मेरी बीबी बन गई हो। मरियम नीची निगाह करके बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ, क्या तुम परेशान हो? उसने कहा, नहीं। फिर उसने निगाहें ऊंची कर ली और मुझे बहुत प्यार से देखने लगी। मैंने पहली बार उसके चेहरे को बहुत गौर से देखा था। वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, बाल बहुत ज़्यादा लंबी, रंग दम घोड़ा, गुलाबी होठ। सच बताओ तो ऊपर से लेकर नीचे तक क़यामत ही क़यामत थी। फिर मरियम ने मुझसे कहा, ये सिराज, मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने मरियम का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मरियम, मैं तुम्हें छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगा। और ये कहकर मैंने उसको अपने गले से लगा लिया। उस रात मरियम ने मुझसे टूट कर प्यार किया। सुबह कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह फिर अब्बा ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, बेटा अब तुम शादीशुदा हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, पढ़ाई तुम्हारे आगे की बाकी है, फैसला तुम्हें करना है, आगे पढ़ाई करना है या फिर हमारी खेती है उसमें काम करना है। मैंने अब्बा से कहा, मैं सोच समझ कर बताऊँगा। अब्बा खामोश हो गए। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि नई नई शादी है, थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। इसी तरह 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। उस साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया। फिर मरियम ने मुझे बुलाकर कहा, क्यों ना तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। मैंने मरियम से कहा, मरियम, हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है, मगर कारोबार करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, वो हम कहाँ से लेकर आएंगे। उसने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं अपने साथ अपने अम्मी की गहने साथ लेकर आई थी और भी कुछ लेकर आई थी। उन गहनों के साथ तुम उनको गिरवी रख दो या बेच दो, इतनी रकम तो आ ही जाएगी कि तुम कोई कारोबार शुरू कर लो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई से होता क्या है, इतना तो तुम पढ़ ही गए हो कि तुम्हें हिसाब किताब करने में कोई परेशानी ना हो। फिर नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी हो या किसी और की। नौकर चाहे कितना भी बड़ा हो मगर मालिक नहीं बनता, वो मालिक के जूते के नीचे ही रहता है। मैं चाहती हूँ सिराज तुम कारोबार करो। मुझे उसकी यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसकी सोच अच्छी थी, बल्कि कहा जाए तो बहुत ऊंची थी। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने ये गहने तुम्हारे लिए बनवाए थे मरियम, मैं उसे कैसे गिरवी रख सकता हूँ, मैं उन्हें बेच कैसे सकता हूँ। मरियम ने कहा,
कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। गहने ही तो है, मेरे लिए तो तुम बहुत हो। तुम हो तो सब कुछ है। फिर उसने अपना वही पुराना बैग निकाला। मुझे याद आ गया कि ये वही बैग था जो मरियम अपने साथ लेकर आई थी। उसने फिर वो बैग खोला और उसमें एक लाल कपड़े की पोटली थी जो बहुत बड़ी थी। मुझे याद आ गया कि ये जब मरियम और हम साइकिल में थे तब मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारे बैग में क्या है। तब मरियम ने मुझसे कहा था इसमें कुछ कपड़े और सामान है, लेकिन आज तक उसने उसमें से कोई कपड़ा नहीं निकाला। वो वही कपड़े पहनती थी जो मैंने उसे लाकर दिए थे। फिर उसने वो लाल पोटली खोली। जैसे ही पोटली खुली मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें कुछ गहने नहीं थे, बल्कि यूँ कहा जाए तो उसने बहुत सारे गहने थे। और ऐसा भी कह सकता हूँ कि उन्हें बेचकर ही मैं सारी ज़िंदगी आराम से काट सकता था। फिर मरियम ने मुझसे कहा तुम इसमें से जितना चाहो ले सकते हो या पूरा ले जा सकते हो। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा मरियम, तुमने तो कहा था इसमें कुछ गहने हैं, मगर ये तो बहुत कीमती गहने हैं और बहुत सारे हैं। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी और आंख मारकर मुझसे कहा तुमने मुझे किस खानदान की समझा था। और फिर वो हंसने लगी और फिर हंसकर कहने लगी मैं कोई अरे गहरे खानदान की नहीं हूँ। और उसने मेरा हाथ पकड़कर झूम लिया और कहा कि तुम ये भी कह सकते हो सिराज कि मैं एक राजकुमारी हूँ। और ये कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पूरे तरीके से मजाक के मूड में थी। मैंने उसे कहा रुको, मैं तराजू लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तराजू लेकर आया और जब मैंने उसका वज़न तौला तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो गहने बहुत ही भारी थे, पूरे 55 किलो के थे और उन गहनों के साथ साथ एक छोटी सी नीली कलर की थैली थी। मैंने पूछा इसमें क्या है। उसने हंसकर कहा मेरे शौहर, मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हारी तो ये भी तुम्हारा। पूछना क्या है, खोल कर देख लो। जब मैंने उसे खोला देखा तो उसमें बड़े बड़े चमकदार 15-20 हीरे थे। ये देखकर मेरे आंखों के सामने एक बार को अंधेरा छा गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इसका मतलब मरियम बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फिर मैंने मरियम से पूछा मरियम, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अचानक उसके तेवर बदल गए। उसने मुझसे कहा शर्त याद है ना? अचानक मुझे याद आया कि हाँ, उसने मुझसे शर्त रखी थी। मैंने कहा हाँ मरियम, मुझे शर्त याद है। उसने कहा ठीक है, मैंने पहले ही कहा था सिराज कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे और फिर वैसे तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी बीवी हूँ। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इन गहनों को गिरवी रखो और इससे जो पैसा मिलता है उससे कोई कारोबार स्टार्ट करो। मैं उसकी बात समझ चुका था, वो बताने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, 55 किलो सोना बहुत होता है और साथ में हीरे भी। उसमें से मैं सिर्फ आधा किलो सोना निकाला। हालांकि ये आधा किलो सोना भी बहुत था। मुझसे सवाल करे जा सकते थे कि इतना सोना मैं कहाँ से लेकर आया, मगर ये अच्छा था कि मेरा एक दोस्त सुनार था और बचपन का साथ भरोसेमंद था। उसको मैं समझा दूंगा कि आधा किलो सोना। और मरियम से मैंने कहा बाकी का सोना संभाल कर रख दो। उसने कहा तुम फिक्र मत करो सिराज, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि घर में इतना सोना होगा तो कोई अनहोनी ना हो जाए, और मैंने इस बात का जिक्र मरियम से किया। उसने कहा सिराज, मैं इसकी हिफाजत बचपन से कर रही हूँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम कारोबार करो और बहुत जल्दी बड़े आदमी बनो, इतने बड़े आदमी बनो जितना सोना तुमने देखा है इतना तुम मुझे बनवा कर दो। ये कहकर वो हंसने लगी। मैं चुपचाप वहाँ से चला आया। घर पर मैंने अब्बा को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना पता है कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ और पढ़ना नहीं चाहता। अब्बा ने कहा कि उसके लिए पैसे कहाँ से लेकर आओगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा एक दोस्त मुझे उधार देने के लिए तैयार है, मैं देख लूँगा। अब्बा,
फिक्र न करें। अब्बा मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। मैंने सोना बेचा नहीं, बल्कि उसको गिरवी रख दिया। मैं नहीं चाहता था कि मरियम का सोना मैं बेच दूं, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि उसने पूरी तरह से इजाज़त दी थी, मगर मैं नहीं चाहता था। फिर गिरवी रखकर मैंने उन पैसों से एक कारोबार शुरू किया, कपड़ों का कारोबार, यानी कि एक्सपोर्ट का। धीरे धीरे मेरे काम में तरक्की होने लगी। आज मेरी शादी को 3 साल हो गई, और इन 3 सालों में मैंने जितनी तरक्की की थी, कोई उतनी 30 साल में भी नहीं कर पाता। अब मेरे घर की जगह एक शानदार हवेली थी। सभी गांव वाले यही बोलते थे कि शेराज की बीवी बहुत किस्मत वाली है। कुछ लोग तो ये कहते थे कि जब से ये लड़की इनके घर में आई है, इनके दिन फिर गए हैं। और इसी बीच हमारे 2 बच्चे हुए। दोनों लड़के थे। मरियम उन्हें बहुत प्यार करती थी। ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार कट रही थी। मैं एक लड़की और चाहता था। इसी बीच मेरी दोस्ती साहिल से हो गई। वो भी कपड़ों का व्यापारी था। हम दोनों में अच्छी पटने लगी, क्योंकि हम लोग एक ही कारोबार से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ तक कि विदेश भी हम लोग साथ ही साथ जाते थे। उसकी और मेरी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। मैं किसी काम से अमेरिका गया हुआ था। वहाँ और मेरी उसकी मुलाकात हुई, और हमारी वहीं से दोस्ती हो गई। वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो हमारे गांव के करीब 90 किलोमीटर के फासले पर रहता था। एक दिन हमारी दावत की। उसने कहा, क्यों ना तुम अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ हमारे गांव में खाने पर आओ। मैं उसकी बात खुशी से मान गया। मैंने कहा, क्यों नहीं। दूसरे दिन मैंने मरियम से कहा कि साहिल ने हम दोनों को दावत पे बुलाया है। उसने मना कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। उससे बहुत कहा कि चलो ना, वो बुरा मान जाएगा, मगर वह किसी भी कीमत पर जाने को तैयार नहीं थी। हम दोनों में इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा, शर्त याद है। मैं उसकी तरफ हैरत से देखने लगा। मुझे लगा शादी के इतना वक्त हो चुका है, अब वो सब कुछ भूल गई होगी। मैंने मरियम से कहा, मरियम, बहुत वक्त हो गया है। मैंने नोट किया है कि तुम मोहल्ले की शादियों में भी नहीं जाती, आस पड़ोस में भी नहीं जाती। जब भी मैं तुमसे कहता हूँ, जिक्र करता हूँ कि तुम कहीं आया जाया करो, तो कोई ना कोई बहाना कर देती हो। आज मुझसे कह रही हो कि शर्त याद है। उसने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ आने से पहले मैंने साफ साफ अल्फाजों में तुमसे कहा था, तुम मेरे ऊपर जोर नहीं डालोगे। मैं आज उससे आर पार करने के मूड में था, क्योंकि बहुत वक्त से मैं देख रहा था आने जाने पीछे अम्मा से भी कई बार मरियम का झगड़ा हो चुका था। मरियम से कहा, आखिर वजह क्या है। मैंने नोट किया, जब से हमारी शादी हुई है तुमने इस घर से कदम बाहर नहीं निकाला है। मुझे बहुत गुस्से से देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। सिराज, हम दोनों की भलाई चाहती हूँ, अब इसके आगे मुझे कोई सवाल मत करना। और ये कहकर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई, और मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा और गुस्से से बाहर निकल गया। रात को जब मैं कमरे में आया तब मैंने उससे बात नहीं की, लेकिन वो खुद मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। जब भी हम दोनों में झगड़ा होता, मनाने की पहल मरियम ही किया करती थी। वो हमेशा कहती थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिराज, मैं ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती। उसकी इसी अदा से मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो जाता था। इस बार भी यही हुआ। दूसरे दिन मैं अपने दोस्त के घर पर चला गया। उसने कहा कि भाभी साथ नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं, उसकी तबीयत सही नहीं थी, उसे बुखार हो गया है, और उससे बहाना मार दिया। बाहर आज वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मेरा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया।
उसने कहा, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। मैंने कहा, किससे? मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, बहुत पहुँचे हुए अल्लाह वाले हैं, उन्हें पीर बाबा कहते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैं इन चक्करों में ज़्यादा रहता नहीं था और वैसे भी भूत प्रेत थे जिन पर मुझे यकीन नहीं था। फिर भी मैं उसके कहने के मुताबिक उसके साथ दूसरे कमरे में चला गया जहाँ पर पीर बाबा बैठे हुए थे। मैंने उन्हें देखकर सलाम किया और मेरे सवाल का उन्होंने जवाब दिया और मुझे गौर से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। और उन्होंने मुझे कहा, बहुत ही निडर हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी शादी तो तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछताछ की और मैंने तफसील से बताया कि मैं क्या कारोबार करता हूँ। हमारी माँ है, मेरे वालिद हैं, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उन्होंने एक सवाल मुझसे कहा, बहुत ही खामोशी से, तुम्हारी बीवी कहाँ की रहने वाली है? यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने उनसे कहा कि वो मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार है, मेरी खाला की बेटी। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने कहा, नहीं, उसको बुखार है। फिर उन्होंने अजीब सा जवाब दिया जिसे सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ आई है। वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहती है, वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उनसे कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? मगर वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है, किसी भी आदमी को लग सकती है, मगर बहुत जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम किसी अपने साथ ले आए हो। मैं गुस्से में आ गया। मैंने कहा, बकवास बंद करो बाबा, आप मेरे बारे में जानते क्या हो? आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आप जैसे पाखंडी बाबा को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। यह सुनकर मेरा दोस्त मुझे बाहर ले गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की लिहाज किया है मैंने, वरना बाबा को यही बता देता, उसका मुंह तोड़ देता। मेरे दोस्त ने कहा, पीर बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं, उन्होंने कुछ तो देखा होगा। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर गुस्से में जाने लगा और कार में बैठकर मेरा दोस्त मुझे रोक रहा था, मगर मैं नहीं रुक रहा था। मैं बाहर कार में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतने में पीर बाबा बाहर निकल कर आए और मुझे देखकर उन्होंने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानो नौजवान, अपनी बीवी पर नज़र रखो, ख़ास तौर पर रात में देखो। जब तुम रात में सो जाते हो तब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास होती है या नहीं? और हाँ नौजवान, तुम्हें अपने गांव के दाहिने तरफ के रास्ते पर, उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर मैं हैरत में उनकी शक्ल देखने लगा कि ये बात सिर्फ मैं और मरियम ही जानती थी, न मेरा दोस्त, न घर वाले, कोई भी नहीं जानता था। ये एक राज था। ये पीर बाबा को कैसे पता चला? मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और वहाँ से तेज़ी से निकल गया। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगले पार्ट का इंतज़ार करें।